Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2025 के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम पार्ट ए के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 7 यहाँ पे रहने वाला है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं वो आपको जो प्लेलिस्ट है डीबीटी जेआरएफ 2025 की चैनल पर वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वीडियोस जाकर के देख सकते हो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंजाइम काइनेटिक्स से यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंजाइम है जिसको माइकलिस मेंटलिस काइनेटिक्स से हम गवर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो केएम है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है 4-fold ड्यू टू एडिशन ऑफ इनहिबिटर, यानी कि जैसे ही आप इनहिबिटर इसमें ऐड करते हो तो केएम आपकी एकदम से बढ़ जाती है, बट जो रिएक्शन रेट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है अबाउट 50%। अब ये बताइए कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है रिएक्शन में वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो माइकलिस मेंटलिस इक्वेशन रिएक्शन रेट के लिए क्या है। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, अब ये हमारे पास इनिशियल रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनहिबिटर ऐड किया। इनहिबिटर जैसे ही ऐड किया तो उसने जो रिएक्शन रेट है उसको डिक्लाइन कर दिया 50% से, यानी कि अब जो आपका जो वी नॉट है, ठीक है, उसको वो वी नॉट हाफ हो गया। ठीक है, इनहिबिटर को ऐड करने से आपका वी नॉट जो हो गया वो हाफ हो गया। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो केएम है, केएम कितनी बढ़ जाती है, यानी कि 4-fold। ठीक है, यहाँ पे 4 km प्लस एस। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड है। अब बाय कंपेयरिंग दोनों के भी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने पे यानी कि v नॉट अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू v मैक्स s अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली रिवर्स करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 4 km यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4 km प्लस एस अपॉन v मैक्स इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो कट हो रहे हैं उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि वी मैक्स एस से वी मैक्स एस कैंसिल आउट कर देते हैं एंड वी नॉट से वी नॉट, ये 2 है यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 km प्लस एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, अब इस के एम को हम इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 km प्लस 2s इज इक्वल टू 4 km प्लस एस। ठीक है, अब इस चीज को हम जो इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि एस को इस तरफ ले आएंगे और के एम को इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 2s। ठीक है, एस जब इस तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ये माइनस हो जाएगा एंड 4 km के एम इस तरफ जाएगा तो भी ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि 2s से अगर s माइनस किया तो आपके पास कितना जाएगा, दैट इज s एंड 4 km से 2 km माइनस किया तो कितना आएगा, 2 km। यहाँ पे जो S की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, दैट इज 2 km। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे है दैट इज सेकंड वन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये बताइए कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, ठीक है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है डीएनए का वो हायर कब होगा। ठीक है, कौन से कंटेंट पे होगा, जब आपके पास एटी रिच ज्यादा है तब होगा, या जीसी बेस ज्यादा है तब होगा, या फिर एटी और जो जीसी बेस है वो दोनों इक्वल होंगे तब होगा, या फिर जीसी बेस जो है वो लोअर होगा। आपको ये बताना है। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अब एटी और जी एटी के बीच में जो डबल बॉन्डिंग यहाँ पे है एंड जीसी के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है। ठीक है, अब एटी जो डबल बॉन्डिंग है, अब ये बताइए कि कौन सी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, ऑब्वियसली जीसी में लगेगी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको डबल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी।
ठीक है। सो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 80 रिच डीएनए है, यहाँ पे जीसी रिच डीएनए है। जब ये अगर इसको हम इसका अगर टीएम अगर मान लेते हैं, ठीक है, और ये टीएम अगर हम जीसी का मान लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि 95 अगर टेम्परेचर है तो जो 80 रिच डीएनए है वो यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और जीसी रिच रीजन डीएनए कब मेल्ट होगा, जब 110 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचेगा। यानी कि, ठीक है, जो टीएम ऑफ डीएनए है वो हायर कब होगा, जब आपका जीसी बेस पेयरिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स विल हैव हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। अब यहाँ पे आपको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आपको यहाँ पे निकालनी है। लेंथ आपको देके रखी है क्यूब की, यानी कि साइड आपको देके रखी है क्यूब की, ठीक है। सो आपको सबसे पहले, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। आप उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, दैट इज 6a स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे कितना होता है, a क्यूब। ऑलराइट, चलिए, अब आपको टोटल सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2a अपॉन a क्यूब। सबसे पहले हम बॉक्स नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे साइड इसकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि जो a की वैल्यू है दैट इज 4, ठीक है, अपॉन 4 क्यूब। ऑलराइट, तो 6 इंटू 4 जा 16, ठीक है, एंड 4 को 3 बार अगर हम इसको 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 1.5। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो फर्स्ट वाले बॉक्स की हमारे पास सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कितनी है, 1.5। इसी तरह आप सेकंड की निकालोगे, ठीक है, 6 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 27, ठीक है, 1 अपॉन 3 एंड 3 2 जा 6, दैट इज बी की यहाँ पे वैल्यू सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो कितना है, 2, ठीक है। इसका अगर आप निकालोगे, ठीक है, 6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू इंटू सॉरी 2 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 जा 4 एंड 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 3। एंड इसके आप निकालोगे 6 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब, यानी कि 6 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, जो बॉक्स सबसे जिसकी साइड में सबसे कम है, यानी कि जो सबसे छोटा है, उसकी जो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बस यही निकालना था, जो डी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि गैप जंक्शंस आर एब्सेंट इन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर गैप जंक्शंस, ठीक है। सो गैप जंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर दे आर द चैनल्स, ठीक है। ये चैनल्स होते हैं जो कि लिंक करते हैं टू दैट लिंक टू सेल्स साइटोप्लाज्म, यानी कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। यानी कि दो ये सेल्स हैं, ठीक है, दो एडजेसेंट सेल्स हैं। अब इसके बीच में ये गैप जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, ठीक है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये एक चैनल बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें से क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इजिली यहाँ से पास हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो गैप जंक्शन होते हैं वो एब्सेंट कहाँ होते हैं। सो मेनली ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सो गैप जंक्शन जो होते हैं वो कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में होते हैं, नर्व में होते हैं, लीवर सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेन सेल्स है, ठीक है, ये ब्रेन सेल्स है और ये आपका, ठीक है, नर्व है यहाँ पे, सेकंड और फर्स्ट और नर्व का जो जंक्शन है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से जो ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है यहाँ पे, ये जो आपके गैप जंक्शन ये प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आयंस होते हैं वो मूव करते हैं दूसरे सेल में।
यानी कि गैप जंक्शन वहां पे होते हैं जहां पे टू एडजेसेंट सेल्स होती है, यानी कि टू सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक जो मसल्स होती है आपकी, ठीक है, ये जो ऐसे नोड होता है, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, लीवर सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये गैप जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट जो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये सिंगल जो आरबीसी होते हैं या डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये सिंगल एक सेल होता है। ठीक है, इसका काम होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑलराइट, और ये जो सेल्स होते हैं वो आपस में एडजेसेंटली कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिंगल सिंगल जैसे जो ये जैसे ये सेल्स है, ठीक है, आपस में एडजेसेंटली कनेक्टेड है, बट ये सेल्स एडजेसेंटली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वहां पे जो गैप जंक्शन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल टॉलिन, ठीक है, इनटू द वाटर रिजल्ट। जब भी आप पानी है, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके पास ये बीकर है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बीकर है और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपने इसमें क्या करा है, पानी ऐड करा है। अब आपने यहाँ पे, यानी कि ये पोलर एनवायरनमेंट है, दिस इज अ पोलर, और आपने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, ये कलर, हाँ, आपने यहाँ पे क्या करा कि कोई ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे आपने डाल दी। ठीक है, और ये कैसी है, दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे टॉलिन या फिर जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे डालोगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएंगे, इसके अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब ये इसके अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो रैंडमली मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब भी आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर में ऐड किया, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके अराउंड यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और एंट्रोपी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एंट्रोपी इज लोअर एंट्रोपी ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है तो वाटर की एंट्रोपी हायर है, और जैसे यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो वाटर की एंट्रोपी लो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है दैट इज अ डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू वाई ए एंड y इज इक्वल टू जेड बी एंड z इज इक्वल टू एक्स सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। ओके, सो आपको यहाँ पे एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू वाई ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप y की वैल्यू ऐड करोगे, ऐड दी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या दी गई है, जेड बी, यानी कि जेड बी इंटू ए, यानी कि x इज इक्वल टू जेड ए बी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एड द वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे आपको z की वैल्यू दी गई है एक्स सी, तो x इज इक्वल टू एक्स सी ए बी। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स ए बी सी। ठीक है, अब इसको आपको इक्वेशन को, ठीक है, इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स कब आएगा, जब a b और c की वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी कि 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे x नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि जो वैल्यू ऑफ ए बी सी है यहाँ पे वो कितनी है, दैट इज 1। ठीक है, so your next question is, if you mix 20 milliliter of 50 millimolar sodium acetate with 30 millimeter of 25 millimolar glucose, then what would be the concentration of each in the final solution। अब ये बताइए कि इन दोनों की concentration जो है फाइनल में कितनी होगी, अलग अलग से बताने ईच की। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यूज है उनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिटेट कितना दिया गया है, यानी कि NaOAc कितना दिया गया है, दैट इज 20 ml। ठीक है, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH यहाँ पे कितना दिया गया है, दैट इज 50 मिली मोलार। ठीक है, वैसे ही जो वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 30 मिली मोलार, एंड कंसेंट्रेशन कितनी दी गई है, दैट इज 25 मिली मोलार। ठीक है, वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर है एंड कंसेंट्रेशन है इसकी 25 मिली मोलार। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है,
वो आपको पता करना है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है। तो फाइनल वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, ठीक है, वी फाइनल आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिटेट है, ठीक है, सोडियम एसिटेट है प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 मिलीलीटर एंड जो ग्लूकोज का वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर, यानी कि टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है, दैट इज 50 मिलीलीटर, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिल्यूजन फॉर्मूला उसका यूज करना है, यानी कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोडियम एसिटेट के लिए फाइंड आउट करना है, सोडियम एसिटेट के लिए, ठीक है। तो जो C1 है हमारे पास, ठीक है, वो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट है वो है, ठीक है, एंड जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिटेट, वॉल्यूम ऑफ सोडियम एसिटेट, एंड C2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और V2 जो है हमारे पास दैट इज योर फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पे C2 फाइंड आउट करना है, तो C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन, ठीक है, C1V1 अपॉन V2। तो C2, तो C1 हमारे पास कितना है, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास सोडियम एसिड की, दैट इज 50 मिलीमोलार, ठीक है, एंड इनटू जो हमारे पास, ठीक है, V यानी कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, दैट इज 20 ml अपॉन टोटल आपके पास वॉल्यूम कितना है, दैट इज 50 ml, ठीक है, ml से ml कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो C2 है, C2 हमारे पास क्या है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, के फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट वो कितनी आ गई, दैट इज 50 मिली मोलार, ठीक है। तो 50 मिली मोलार, सॉरी 20, यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो 20 मिली मोलार यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम एसिटेट है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गई, ओके। तो 20 मिली मोलार यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C2 इज इक्वल टू, ठीक है, C1 यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी गई है, दैट इज 25 मिलीमोलार, ठीक है, इनटू जो वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज 30 मिलीलीटर, और फाइनल है यहाँ पे 50 मिलीलीटर, ठीक है, ml से ml कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड 25 वन जा 2, ठीक है, एंड 2 यहाँ पे 15, तो कितना आ गया, जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है वो कितनी है, 15 मिली मोलार, ठीक है, कितनी है, 50 मिली मोलार, ठीक है। सो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ऑलराइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर leaning against a wall is making an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 18 meter, find out the distance of the foot of the ladder from the wall. सो यहाँ पे हमें दिया गया है कि इस तरह से एक वॉल है, ठीक है, इस पे जो है एक लैडर यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, सीढ़ी यहाँ पे एक रखी गई है। अब ये बोल रहा है कि जो ये एंगल है, ठीक है, लैडर यहाँ पे रखी गई है वॉल से, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है लैडर की वो कितनी है, दैट इज 18 मीटर, ठीक है जी, 18 मीटर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको कहते हैं बेस, एंड जो लेंथ जिसकी ज्यादा होती है साइड की उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, और हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि हमें ये निकालना है कि अगर इसको हम इस तरह से, ठीक है, लेके आएंगे, डिस्टेंस कितनी है इस वॉल की जिसमें ये लैडर खड़ा किया गया है, ठीक है, स्टैंड यहाँ पे हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे निकालना है, तो उसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला, जो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है, ठीक है, साइन 60 डिग्री यहाँ पे कितना होता है, दैट इज अंडर रूट 3 अपॉन 2,
तो √3/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे निकालना है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, ठीक है, कितनी है इसकी, दैट इज 18, ठीक है। सो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब x, ठीक है, √3/2 इंटू 18, ठीक है, 2 9 जा 18 एंड x इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो आपका जो सही उत्तर है वो कितना आ गया, 9√3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑलराइट, नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पे आपको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन है। अब ये बताइए कि अगर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो एक मिक्सचर आपको दिया गया है प्रोटीन का, एक मिक्सचर मतलब एक मिक्सचर है, उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं और सोडियम क्लोराइड है। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा फर्स्ट इल्यूट होगा, ठीक है। तो अगर आपने रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा है, तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, टू सेपरेट टू सेपरेट मिक्सचर, ठीक है। एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ठीक है, जो मोबाइल फेज होता है इसमें, वो क्या होता है, दैट इज पोलर, ठीक है। एंड जो इल्यूशन होता है, जो इल्यूशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो सबसे फर्स्ट इल्यूट होते हैं, देन जो लेस नॉन पोलर है, ठीक है, लेस नॉन पोलर है, वो थोड़े से बाद में इल्यूट होते हैं, एंड जो हाईली नॉन पोलर है, ठीक है, जो हाईली नॉन पोलर है सबसे लास्ट में इल्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, यहाँ पे कॉलम स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे दिया गया है फ्लो ऑफ मोबाइल फेज है। अब यहाँ पर मोस्टली जो हाइड्रोफोबिक जो कंपोनेंट्स है वो इंटरेक्ट करते हैं कॉलम बेस के साथ, एंड जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स है वो सबसे पहले यहाँ पे ल्यूट आउट होता है, लीस्ट हाइड्रोफोबिक यानी कि जो मोस्टली पोलर है, ठीक है, मोस्टली पोलर सबसे पहले यहाँ पे ल्यूट आउट होंगे, उसके बाद जो मोस्ट हाइड्रोफोबिक है वो सबसे लास्ट में ल्यूट आउट होंगे। यानी कि अगर प्रोटीन और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन ल्यूट आउट होगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड प्रोटीन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन, जो सॉल्ट है दैट विल इल्यूट बिफोर द प्रोटीन, ठीक है, यानी कि सॉल्ट सबसे पहले यहाँ पे इल्यूट आउट होगा, उसके बाद प्रोटीन्स यहाँ पे इल्यूट आउट होंगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी सारे दो तीन क्वेश्चन पहले ही हम इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं, और हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो 48 men कैन डू वर्क ऑफ पीस इन 25 आवर्स, ठीक है, 48 मैन है, वो कुछ काम को करने में 25 यहाँ पे घंटे लगा रहे हैं, एंड हाउ मच टाइम विल टेक फॉर 15, अब बताइए कि 15 जो मैन है वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 48 इंटू 25/15, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 48 को जब 48 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 1200, ठीक है, 1200/15, एंड 1200 को आप क्या करोगे, डिवाइड करना है आपको 15 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 80, तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज 80 आवर्स। चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है, ठीक है, कैलेंडर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक करके जाना है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि अगर आपका डे 1 जो है वो लीप ईयर का, अगर वो संडे है, तो लास्ट डे ऑफ दैट ईयर विल बी, तो ये बताओ कि जो लास्ट डे होगा उस लीप ईयर का वो क्या होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक कुछ, ठीक है, एक होते हैं आपके नॉर्मल ईयर, एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर क्या होता है कि ऐसे ईयर्स जो कि इजीली डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और नॉर्मल ईयर ये दे डू नॉट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2021 हो गया, ठीक है, एंड 2024 जो हो गया वो क्या है, वो एक लीप ईयर है। अब
जब भी आपसे नॉर्मल ईयर का पूछा जाएगा, यानी कि अगर नॉर्मल ईयर के डे 1 पे मान लो यहाँ पे मंडे है, ठीक है, तो इसका जो लास्ट डे का, ये डे 1, क्या आपका है डे 1 की हम बात करें नॉर्मल ईयर के लिए, तो डे 1 यहाँ पे मंडे है, तो जो लास्ट डे होगा यानी कि 31 दिसंबर होगा, वो भी आपका क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। और लीप ईयर में क्या होगा, अगर आपका डे 1 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1 जैन यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है, 1 डे यहाँ पे ट्यूसडे है, तो लास्ट डे होगा दैट इज योर 31 दिसंबर, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर डे 1 पे लीप ईयर है और संडे है, तो ये बताओ कि लास्ट ईयर क्या होगा, तो लास्ट ईयर आपका क्या होगा, दैट इज योर मंडे। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है ड्रग फॉर्मुलेशन में, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि while measuring the potassium concentration in a drug formulation, the technologist took 10 microliter of the sample and mixed it with 90 microliter of the test buffer. From the resulting solution, he took 50 microliter and measured its total potassium content as 25 nanogram. What would be the concentration of potassium in the drug formulation? ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास यहाँ पे कितना दिया गया है, ये कंटेंट कितना कंटेंट दिया गया है, दैट इज 25 नैनोग्राम। 25 नैनोग्राम पोटाशियम आपको यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, और कितना वॉल्यूम में उसको ऐड किया गया है, दैट इज 5 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाती है, दैट इज 5 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर है, ठीक है, और इसको मिक्स किया गया है 90 माइक्रोलीटर से, यानी कि 10 + 90 इज इक्वल टू 100 माइक्रोलीटर, यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिल्यूशन फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है, जो डिल्यूशन फैक्टर है, ठीक है। डिल्यूशन फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल, तो कितना है, टोटल वॉल्यूम आपके पास 100 है एंड ओरिजिनल सैंपल आपके पास कितना था, 10 माइक्रोलीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ गया, दैट इज 10, ओके, कितना आ गया आपके पास, दैट इज 10 माइक्रोलीटर से माइक्रोलीटर यहाँ पे कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, 10, ठीक है। अब बस इसको कंसंट्रेशन के साथ इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितनी कंसंट्रेशन आ गई, दैट इज 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कितनी आ गई, दैट इज 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। Next question is, in eukaryotes, nucleosome comprised of which one of the following histone? न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्टामर जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उनसे बना होता है, ठीक है। दो इसमें H2A होती है एंड दो इसकी सब यूनिट होती है वो H2B की बनी होती है, ठीक है। दो सब यूनिट जो होती है वो H3 की बनी होती है एंड दो ही सब यूनिट जो होती है वो H4 की बनी होती है। इसको हम ऑक्टामर कहते हैं, इसको हम ऑक्टामर कहते हैं, और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सेकंड, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो सुक्रोज होता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें लिंकिंग डिस्कस नहीं की थी, उसमें ये डिस्कस करा था कि जो सुक्रोज होता है वो किस सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिंकेज का आ गया है, ठीक है।
और मे बी नेक्स्ट टाइम फिर से लिंकेज से आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्री के मार्क्स है, फ्री के 3 नंबर है, सो आप इसको ध्यान से देखिए। जो सुक्रोज होता है वो किससे बना होता है? विद ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे होती है, और एक जो सब यूनिट ग्लूकोज की होती है और एक की सब यूनिट यहाँ पे फ्रक्टोज की होती है। अब यहाँ पे आप देखो पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही जैसा ऑप्शन है, यहाँ पे डी इज मैचेस विद 1, सॉरी, हाँ, ए इज मैचेस विद 4, सॉरी, ए इज मैचेस विद 4, ठीक है। एंड जो लैक्टोज आपका होता है, ठीक है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक, इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। एंड जो डी ग्लूकोज एंड डी लैक्टोज, दो सब यूनिट से लैक्टोज भी बना होता है, एक डी ग्लूकोज से एंड डी लैक्टोज से, ठीक है। बी मैचेस विद 3, जो आपका पाल्टोज होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है? सिंगल डी ग्लूकोज की जो होमोपोलीमर होता है, ठीक है। एंड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे होती है। एंड सेलोबायो जो होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे होती है, डी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है। यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल।